हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लब में। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसके आवेश की गणना करनी है। देखिए, पहले तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आवेश की गणना करनी है तो यहाँ पर हमें आवेश की जगह जो मात्रक यहाँ दिया गया ये डायप्टर में दिया गया है, यानी पूछना इसे क्षमता चाहिए कि जो लेंस की क्षमता है वो क्या होगी पहला। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें निकालनी क्षमता है। यहाँ आवेश जो दिया गया है वो गलत दे दिया गया है, क्वेश्चन में गलत पूछा गया। हमें क्षमता की गणना करनी है, यानी लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इस लेंस की क्षमता का मात्र फॉर्मूला होता है, यानी कि डायप्टर बराबर होता है 1/फोकस दूरी। ठीक है, और ये जो फोकस दूरी है ये होनी चाहिए सदैव मीटर में, लेकिन हमें यहाँ दी गई है सेंटीमीटर में। तो हम पहले फोकस दूरी को एफ को हम मीटर में बदल लेते हैं। एफ बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। जब हम इसे मीटर में बदलेंगे तो ये 0.25 मीटर यानी 0.25 मीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डायप्टर हम निकालेंगे तो 1/0.25 से हम डिवाइड करेंगे 1 को, तो हमारे पास आएगा 4 डायप्टर। ठीक है, यानी जो लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है 1/फोकस दूरी, और जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायप्टर। इसलिए इसका आंसर आएगा 4 डायप्टर, जो कि सही आंसर होगा 4 डायप्टर। तो ये ध्यान रखें, यहाँ आवेश ना होकर यहाँ है क्षमता, लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करनी है, गणना करनी है लेंस की क्षमता की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यानी हमें भार दिया गया W बराबर mg। W का मान हमें, भार क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर बल होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला बल होता है। ये हमें दिया गया 980 न्यूटन। ठीक है, और mg, m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्व त्वरण। हमें m की तो वैल्यू निकालनी है मास की, लेकिन g हमें दिया गया है 9.8 मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, ये है न्यूटन में। तो 980 में हम 9.8 से भाग दे देंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी, यानी द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 980/9.8 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 किलोग्राम। न्यूटन में जब हम ms की पावर -2 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम आ जाता है यहाँ पर मात्रक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 100 किलोग्राम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी आप सोनोग्राफी करने जाते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड वेव निकलती है। जो सोनोग्राफी मशीन होती है उससे अल्ट्रासाउंड वेव निकलती है। यानी अल्ट्रासाउंड वेव किस प्रकार की वेव है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, इस जो आवृत्ति होती है, और आवृत्ति ध्वनि तरंग की होती है, तो ध्वनि तरंग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव निकलती है, और अल्ट्रासाउंड वेव से हमें पता चल रहा है साउंड आ रहा है, साउंड यानी ध्वनि तरंग उसमें यूज आती है, तो उसी का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो क्या संवेग 2 गुना होगा। देखते हैं, संवेग का फॉर्मूला था P बराबर mv। यदि वेग को 2 गुना किया जा रहा है, यानी m तो वैसा का वैसा है, v को दुगुना कर रहे हैं यानी 2v। तो देखते हैं, तो ये 2mv, तो mv क्या है, संवेग है। तो हमने किया mv की जगह हमने वापस p की वैल्यू रख दी, तो 2p बिल्कुल संवेग का 2 गुना हो रहा है। पहले लाइन तो सही है, संवेग का 2 गुना हो रहा है, बाकी 3 गुना नहीं होगा, 4 गुना नहीं होगा, 4 गुना नहीं होगा। देखते हैं गतिज ऊर्जा 4 गुना हो रही है क्या। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। v की जगह हम 2 रख देते हैं, 1/2 m v की जगह 2v का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन ऊपर कर देता हूँ मैं, ½ mv², जो 2v है हमने दूना किया तो ये कितना हो गया 4v², यानी v² यहाँ लिख देता हूँ और पीछे लिख देता हूँ 4। ठीक है, 2 से ये
दो कैंसिल, या फिर सीधा हम देखें तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों का योग ही यांत्रिक ऊर्जा होता है, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है। लेकिन हमें यह दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, यानी जब हम माइनस कर देंगे इसको इधर ले जाके यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास क्या बचेगा शेष, काइनेटिक एनर्जी। यानी ये यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होती है, जितनी भी वस्तुएं गतिशील होती है उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। तो देखिए यदि मैं इसे किसी वस्तु को, यहाँ खड़ा हूं मैं और उसे ऊर्ध्वाधर फेंकता हूं यानी 90 डिग्री का, इस सतह से उस वस्तु को फेंक रहा हूं, उस दिशा में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यदि मैंने इसे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका तो इस सतह से इसके सापेक्ष 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वस्तु वापस यहीं आके गिरेगी। ठीक है, अब यदि मैं इसे 75 डिग्री पे फेंकता हूँ तो वस्तु यहाँ आके गिरेगी। यदि 60 डिग्री पे फेंकता हूँ तो वस्तु यहाँ गिरेगी। यदि मैं 45 डिग्री पे फेंकता हूँ तो वस्तु अधिक दूरी पे गिरती है, बजाय कि 30 डिग्री पर फेंकने के। ठीक है, तो 45 डिग्री वाला जो कोण है उस पर वस्तु अधिक दूरी पर गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से क्या विद्युत रोधी, यानी कि जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, वह कौन सी वस्तु है। सॉरी, विद्युत रोधी नहीं है। क्वेश्चन उल्टा पूछा है, विद्युत रोधी जो विद्युत का विरोध नहीं करने वाला कौन सा है, तो नाइक्रोम जो है विद्युत का विरोध नहीं करता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप, विद्युत रोधी नहीं है यानी विद्युत का विरोध करने वाली वस्तु नहीं है, तो वो नाइक्रोम है जो कि हीटर में लगती है। नाइक्रोम का तार जो विद्युत का विरोध नहीं करता है, उसमें से आराम से विद्युत बहती है, मतलब कि वो विद्युत को अपने में समा के रखता है, ज़्यादा देर तक रोके रखता है, जिससे वो ऊष्मीय ऊर्जा में या तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। बाकी ये तीनों ही कुचालक है विद्युत के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F क्या हो जाता है। तो F बराबर हमें पता है G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यदि अब r की वैल्यू 6 गुना कर दी जाए तो G(m1 m2 अपॉन 6r का होल स्क्वायर। जब हम 6r का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 36r स्क्वायर, यानी कि ये पूरा जो वैल्यू है ये तो F के बराबर है, यानी 1/36 F। जो नया बल आएगा F1 वो पहले वाले का 1/36 गुना होगा। तो सही आंसर ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है F बराबर G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो r है ये दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, यानी m1 कोई पहली वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, f जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो r जो है यदि इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी तो ये f का मान बढ़ेगा, लेकिन यदि दूरी बढ़ती जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कम हो जाता है। यदि दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन के बारे में पता करना है, वो भी गतिज ऊर्जा के बारे में। पहला ऑप्शन दिया गया, क्या स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। नहीं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो निहित ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। पहला ऑप्शन ही गलत है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE बराबर mgh। m वस्तु का द्रव्यमान, g कुर्तीय त्वरण, h हाइट। जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। बिल्कुल ज़मीन पर 0 होती है और अधिकतम ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सही है, ½ mv स्क्वायर। m वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है। ठीक है,
स्थितिज ऊर्जा यदि बढ़ेगी तो ध्यान रखिए गतिज ऊर्जा कम होगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, और इन दोनों का योग मैकेनिकल एनर्जी होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? तो विभिन्न ऊंचाइयों से गिराए गए वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है दोनों अंडे टूट जाएंगे, नहीं, दोनों अंडे जरूरी नहीं टूटेंगे, यदि क्योंकि एक तो पक्के फर्श पर पड़ रहा है वो तो टूट जाएगा, लेकिन दूसरा जो तकिए पे गिर रहा है वो जरूरी नहीं टूटे, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, वस्तु की जो है ना ऊंचाई निश्चित है, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो एक निश्चित है, ठीक है। अब इस वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, हम स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ठीक है। इसमें वेग कहीं भी नहीं आ रहा है, वेग आता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², ठीक है। अब बढ़ा क्या रहा है? वेग को बढ़ा रहा है, ऊंचाई तो उसकी निश्चित है लेकिन वेग को बढ़ा रहा है और पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा में कहीं पर भी वेग नहीं है, यानी कि वेग को कितना भी बढ़ा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी में, यानी स्थितिज ऊर्जा वही की वही रहेगी, यानी कि नियत रहेगी। लेकिन यदि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पूछता कि 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा 16 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रहे स्थितिज ऊर्जा वेग पर निर्भर नहीं करती है, ये द्रव्यमान जी यानी गुरुत्वीय त्वरण और हाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइट पर ज़्यादा निर्भर करती है। तो ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेक्षित की जाती है, यानी गुजरती है ना। उस माध्यम को क्या कहा जाता है जिस माध्यम से जिससे जो ध्वनि है वो गुजरती है, तो उसे हम माध्यम कहते हैं। माध्यम से ही तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ध्वनि जो है 3 माध्यम से ही गुजरती, निर्वात में गमन नहीं करती है, और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखते हैं, ये दोनों, एक पीछे गाड़ी है, बड़ी ट्रक है, और आगे 2 व्हीलर है, बाइक है। दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, नहीं दिख रही है। ये जो लाइनें है वो हमें दिखा रही है कि गाड़ी जो है चल रही है, ठीक है, किसी स्पीड से चल रही है, यानी स्थिर नहीं है। स्थिर होती तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है उच्च ऊर्जा का उपयोग कर 2 वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये ठीक है, कुछ मजबूत आंसर नहीं है, लेकिन हम इसको 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उच्च ऊर्जा का उपयोग कर 2 वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, यानी कि मांसपेशियों का यूज कहीं नहीं हो रहा है इनमें। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, बिल्कुल, ये थोड़ा इस सेकंड वाले ऑप्शन से मजबूत आंसर लग रहा है, इसीलिए फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो पीछे लाइनिंग दिख रही है ये बता रही कि ये वस्तुएं गति कर रही है, और गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। यदि फोर्थ ऑप्शन नहीं होता तो हम सेकंड ऑप्शन फिर टिक कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई आकृति क्या जानकारी प्रदान करती है? ये एनर्जी है यानी ऊर्जा है, और ये पोटेंशियल, और ये काइनेटिक यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। और फिर आगे ये ऊर्जा में और बदल रहे हैं, ठीक है, ये ऊर्जा आपस में बदल रही है यानी परिवर्तित हो रही है, यानी ऊर्जा का परिवर्तन बताता है पहला ये चित्र। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा, यानी कौन सा रंग जो है वो अपने पथ से कम विचलित होता है, और जो कम विचलित होगा वही हमें दूर से भी दिखाई दे जाएगा। यानी लाल रंग जो है हमें दूर से दिखाई दे जाता है, इसका मतलब है कि इसका जो विचलन कोण है यानी ये अपने पथ से बहुत कम विचलित होता है, इसी वजह से लाल रंग हमें दूर से भी दिखाई दे जाता है। यदि ये फैल जाता तो हमारी आंखों तक, ये दूर से हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता।
तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी स्लंगी को संपीड़ित करके हम इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करते हैं? देखिए, स्प्रिंग है, यदि हम इसे प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो प्रेस करने पर ये किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करेगा? ये स्थितिज ऊर्जा संग्रहित करता है। जैसे यदि आपने छोटे बच्चों के खिलौने देखे होंगे जो चाबी से चलता है, उसमें स्प्रिंग होती है इस तरह की, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, चाबी भरते हो, तब ये स्प्रिंग और पास पास में आ जाती है, यानी संपीड़ित हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़ जाती है यानी इसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक हो गई। अब ये जब आप इसको छोड़ते हो, वापस जब चाबी को निकाल देते हो, छोड़ देते हो, तो ये वापस खुलना शुरू हो जाती है, यानी खुल जाती है। और खुल जाती है तो ये फिर गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि जब आप उसे संपीड़ित करते हो तब वह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, और जब आप उसे छोड़ते हो तो ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे गाड़ी फिर गति करने लग जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही सौर मंडल को बनाए रखता है। इसी बल के कारण सारे ग्रह आपस में सूरज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? तो गति के जो प्रसिद्ध नियम है, 3 नियम है। पहला जड़त्व का, दूसरा संवेग संरक्षण का, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, इसने नियम दिया था। डाल्टन जो है इसने परमाणु सिद्धांत दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और गैलीलियो ने टेलीस्कोप की, दूरबीन की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की गणना कीजिए। देखिए, धारा बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T, यानी एकांक समय में ली गए आवेश की मात्रा धारा कहलाती है। विद्युत धारा एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा धारा कहलाती है, यानी I बराबर Q/T। T जो है वो सेकंड में होगा। I की वैल्यू हमें दी गई है 0.75 एम्पियर। हमें Q निकालना है, यानी आवेश की मात्रा निकालनी है हमें, और सेकंड टाइम हमें दिया गया है 9 मिनट, 9 × 60 सेकेंड, यानी ये सेकंड में चेंज हो गया। जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, 0.75 × 9 × 60, ये हो जाएगा 405 कूलाम, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो ऊपरी बल, तो उस पर ऊपरी और बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? यानी कोई एक बीकर है, उसमें पानी भरा है, ठीक है। आप जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हो तो ये वापस ऊपर की तरफ उड़ती है। यानी हमें, जैसे कि हम कुएं के अंदर कोई बाल्टी को पानी भर के निकालते हैं कुएं में से, तो जब हम, या हौद में से पानी की बाल्टी निकालते हैं, तो जब हम इस पानी के अंदर रहती है जब ये बाल्टी, तब तो हमें हल्की लगती है, लेकिन जैसे ही इसकी सतह पर आती है तो थोड़ी भारी लगती है, और जैसे ये हवा में आती है बाल्टी तो और ज़्यादा भारी लगती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि पानी में कोई ना कोई तो एक बल कार्य कर रहा है, तभी तो हमें हल्की लग रही है। तो उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल, जो कि ऊपर की ओर लगता है, जो वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है, यानी वो वस्तु को ऊपर की ओर धक्का देती है, इसीलिए। और हम भी इसे ऊपर की ओर खींचते हैं, इसीलिए ये हमें हल्की लगती है। इसी सिद्धांत के आधार पर जो कुएं में से जब हम पानी निकालते हैं और बेरिंग लगी होती है, ये गिरनी लगी होती है, उसमें से पानी निकालना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की ओर कार्य करता है, और हम भी रस्सी से इसे नीचे खींचते हैं, और इधर उत्प्लावन बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, जबकि डायरेक्ट निकालने पर गिरनी नहीं हो और डायरेक्ट निकालते हैं तो हमें ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि उत्प्लावन बल तो कार्य करता है, लेकिन mg जो भार है नीचे की तरफ लगता है वो कार्य नहीं करता है। इसलिए इस तरह पानी निकालने में हमें भारीपन ज़्यादा महसूस लगता है, जबकि इस तरह पानी निकालने में हमें आसानी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ कहा जाता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार बदलता रहता है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता रहता है। भिन्न स्थानों पर किसी
वस्तु का द्रव्यमान और भार समान रहता है? नहीं, सिर्फ द्रव्यमान समान रहता है, भार समान नहीं रहता है। तीसरा ऑप्शन है स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता रहता है जबकि भार उतना ही रहता है? नहीं, द्रव्यमान समान रहता है जबकि भार बदलता रहता है। चौथा ऑप्शन है किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। द्रव्यमान जो होता है वो पदार्थ की मात्रा होती है, यानी कि जैसे मैं एक चावल का कट्टा लेकर आया और उसमें निश्चित संख्या में एक दाने हैं, पदार्थ की मात्रा निश्चित है, तो चाहे मैं उसको चंद्रमा पे ले जाऊं, चाहे मैं ब्रह्मांड में कहीं पर भी किसी स्थान पर ले जाऊं, उसमें उतने के उतने ही दाने रहेंगे। या आपके जितने शरीर के अंग हैं, जिस साइज के अंग है, आप चंद्रमा पे चले जाए चाहे ब्रह्मांड में किसी जगह चले जाए, आपके अंग ना तो छोटे होंगे ना बड़े होंगे, यानी कि वो पदार्थ की जो मात्रा है वो उतनी की उतनी ही है। आपके अंग कोई घटेगा नहीं, कोई बढ़ेगा नहीं। ये होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो यानी इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। भार जो होता है वो W बराबर mg होता है, यानी g का मान जैसे जैसे बदलेगा आपका भार भी बदलता जाता है। यहाँ पर g का मान जो होता है वो 9.8 होता है पृथ्वी पर। ठीक है, जबकि चंद्रमा पर जो g का मान होता है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, यानी 1.6 होता है चंद्रमा पर। इसीलिए कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम 60 न्यूटन है वस्तु का भार, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार 1/6 हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान नियत रहता है, m बराबर द्रव्यमान। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है या किससे भी अधिक होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति होती है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की होती है। ठीक है, इससे अधिक आवृत्ति अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग कहलाती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति श्रव्य तरंगे होती है, और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति अवश्रव्य तरंगे होती है। पराश्रव्य तरंगों को चमगादड़ सुन सकता है, जबकि तीनों प्रकार की जो तरंगे हैं 20 से कम अवश्रव्य और इसके बीच में श्रव्य और इससे अधिक पराश्रव्य, इन तीनों तरंगों को कुत्ता सुन सकता है। जो डॉग होता है वो इन तीनों तरंगों को सुन सकता है, तीनों प्रकार की तरंगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्न स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो देखते हैं कि कम भार कब होगा, जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो। ठीक है, दूसरा है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी की सतह पर हो। ठीक है, इससे तो कम भार दिखाएगा, ये यदि हवा में है तो उससे कम भार दिखाएगा यदि वह बीकर में पानी की सतह पर है। तीसरा है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, यानी कि पूरी तरह से डूबा हुआ हो, तो इससे भी कम भार दिखाएगा इसमें। ठीक है, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो, यानी थोड़ा ही डूबा हो, आधा डूबा हो आधा बाहर हो, तो यानी कि सबसे भारी तो ये होगा, उससे हल्का इस स्थिति में होगा, उससे हल्का इस स्थिति में होगा, और सबसे हल्का इस स्थिति में होगा, क्योंकि इस स्थिति में उस पर उत्प्लावन बल सबसे ज़्यादा कार्य करेगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सबसे कम भार दिखाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? यदि कोई वस्तु जो है, पिंड जो है, यदि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, स्थिर गति कर रहा है, यानी कि स्थिर का मतलब एक निश्चित सेम गति कर रहा है, तो उसे कहेंगे समान। और वृत्त में गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो उसे वृत्तीय गति, यानी समान वृत्तीय गति उसे कहा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है, हमारे कानों तक पहुंचकर हमें संवेदन यानी कि आवाज़ कराती है, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ठीक है, यानी महसूस कराती है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, ये एक गिलास है, इस पर एक कार्ड रखा है। ठीक है, उसे धक्का दिया जाता है, इधर से धक्का दिया जाता है, तो उस पर रखा सिक्का, इस पर रखा जो सिक्का है वह गिर जाता है, यानी इस गिलास में गिर जाता है। ये कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो ये जो न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम, उसे प्रतिपादित करता है। गति का जो पहला नियम है, जड़त्व का नियम, उसको करता है। क्योंकि जो सिक्का है वो स्थिर अवस्था में है, यानी कि
देखिए जड़त्व का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और यदि वस्तु कोई गतिशील अवस्था में तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना पसंद करता है। अब हमने क्या किया, हमने इस गत्ते को गति करवाई, धक्का दिया, इस पर बल लगाया इधर से हमने, तो हमने इस गत्ते को गति करवाई, लेकिन जो सिक्का है वो तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता था। तो गति किसको कराई हमने, गत्ते को, तो गत्ता आगे चला गया, लेकिन ये अपने जड़त्व के कारण, अपने स्थिर जड़त्व के कारण ये यहीं पर रहा, और जैसे ही ये आगे गया तो ये स्थिर जड़त्व के कारण रहने के कारण ये इसमें नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति यानी हर्ट्ज में होती है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति बराबर होती है 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, यानी प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या या दोलनों की संख्या। तो कंपन अपॉन सेकंड, कंपन अपॉन सेकंड, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। आवृत्ति बराबर होता है कंपन प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में किए गए कंपन की संख्या। तो यहाँ पर आवृत्ति हमें निकालनी है, कंपन है 40 और समय दिया गया हमारे पास 2.5। जब हम 40 को डिवाइड करेंगे 2.5 से तो हमारे पास आंसर आएगा 16 हर्ट्ज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है या किसके कारण दिखाई देता है। सफ़ेद भी आ जाए, चाहे लाइट ब्लू आ जाए, चाहे नीला रंग आ जाए, ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश का किसी कण से टकराकर बिखरना ही प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन के कारण हमें बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। जबकि प्रकाश का जो परावर्तन है, परावर्तन का मतलब होता है जिस माध्यम में से गया है उसी माध्यम में, यानी एक ही माध्यम होता है, उसी से टकराकर वापस आना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें 2 माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी एक माध्यम कुछ भी हो सकता है, हवा, निर्वात, जल, कुछ भी हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश जो है विकिरण के रूप में गमन करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी होगी, क्या होगी, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो देखिए मैंने अभी पहले आपको बताया था, यदि वस्तु जितनी अधिकतम ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, यहाँ गतिज ऊर्जा उसकी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी 100% होगी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0% होगी अधिकतम ऊंचाई पर। जैसे जैसे ऊंचाई इसकी कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जा रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी बीचों बीच में, पोटेंशियल एनर्जी 50%, काइनेटिक एनर्जी भी 50%। ठीक है, ध्यान रहे मैकेनिकल एनर्जी जो है ना कभी भी नहीं बदलती है, वो टोटल पूरे पथ में उतनी की उतनी ही रहेगी, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। उन दोनों का योग हर पोजीशन पर 100% होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हर जगह 100% आएगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा एक ही रहती है, नियत रहती, 100% होती है, ना तो घटती है ना बढ़ती है। ठीक है, वापस हम चलते हैं इस पर कि ये जब घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब ये बिल्कुल ज़मीन पर पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0% और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 100%। ठीक है, तो यानी जब वह छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, वो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई, गतिज ऊर्जा 100% हो गई, तो गतिज ऊर्जा उसमें 100% होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 सतहों के बीच सतह के अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो उसमें हमेशा घर्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अनियमितता यानी जो इस प्रकार की अनियमितता है उसके कारण हमेशा फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल पैदा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है ½ mv²। हमें m की वैल्यू दी गई है 10 किलोग्राम और वेग v की वैल्यू दी गई है 5 मीटर प्रति सेकंड। हम बस इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, ½ × 10 × 5 का होल स्क्वायर यानी 25। इसको हम काट देंगे तो 5 × 25 कितना हो जाएगा 125, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो 125 इसका
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर यानी शक्ति क्या होगी? देखिए पावर बराबर होती है I² R, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू दी गई है एक तो I की और एक V की, यानी R की वैल्यू नहीं दी गई है। और हमें पता है V बराबर होता है IR, ठीक है। यानी ये जो I² R है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ I × IR, ठीक है। और इस IR की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख देता हूँ V वाली, तो ये क्या हो जाएगा I × V, यानी ये भी शक्ति के बराबर है। I की वैल्यू मुझे दी गई है 0.5 एम्पियर और V की वैल्यू विभवांतर की वैल्यू दी गई 6 वोल्ट यानी 6। 0.5 × 6 बराबर होता है 30। पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ लग गया, यानी 3.0 वाट जो शक्ति का मात्रक है वाट होता है। मैं तेरी वाट लगा दूंगा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पावर होगी तभी आप किसी की वाट लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो 3 वाट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। देखिए जितने भी ऋणात्मक वाले जो 10 की पावर वाले हैं उसको मैं बता देता हूँ। 10 की पावर -1 होता है डेसीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻3 मिलीमीटर, 10⁻6 माइक्रोमीटर, 10⁻9 नैनोमीटर, 10⁻12 पिकोमीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो सही आंसर इसका 3rd। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, 1.5 है अपवर्तन सूचकांक, बराबर प्रकाश की गति क्या होगी? तो देखिए अपवर्तन सूचकांक बराबर होता है प्रकाश की निर्वात में गति अपॉन प्रकाश की माध्यम में गति। अब हमें पूछ क्या रहा है? प्रकाश की गति क्या होगी, यानी माध्यम में गति पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें निर्वात की वैल्यू हमें पता है, पहले हम माध्यम की गति के लिए इसको इधर कर देते हैं और 1.5 को नीचे कर देते हैं। तो माध्यम में गति क्या होगी? बराबर निर्वात में गति कितनी होती है प्रकाश की? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपॉन जो अपवर्तन सूचकांक है, अब हम उसे नीचे लेकर आ जाते हैं 1.5, तब हमारे पास माध्यम में गति आ जाएगी। तो 1.5 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सही ऑप्शन इसका 2nd करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? देखिए अभिसारी दर्पण का मतलब होता है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बड़ा ही बनता है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, तो बड़े का जो ठेका है ना हमेशा अवतल दर्पण के पास है। दर्पण में तो अवतल दर्पण, जब भी बड़ा कहीं दिखे तो समझ जाना अवतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब बन रहा है, और लेंस में उत्तल लेंस के कारण बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बाकी किसी भी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 2nd उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 करेक्ट, कि अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में, देखिए P जो दर्पण का ध्रुव है, उत्तल दर्पण इस तरह का होता है, ये पॉइंट जो है ये P है, ठीक है। और जो कर्व होगा ये F मान लेते हैं, और इस कर्व का जो सेंटर है उसको C वक्रता केंद्र, और अनंत इस तरफ से अनंत, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में, दर्पण का ध्रुव है P पोल, इसके बीच में स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, यानी कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आकार नहीं पूछ रहा कि कैसा आकार बनेगा, लेकिन पूछ रहा है कि छवि कैसी होगी, यानी प्रतिबिंब जो है ना वो कैसा होगा। देखिए वास्तविक और बड़ा तो जहाँ आए वहाँ समझ जाओ कि अवतल दर्पण है, यानी ये तो ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा। और वास्तविक का ठेका भी अवतल दर्पण के पास है और लेंस में उत्तल लेंस के पास में, तो वास्तविक और बड़ा जो है ना वो अवतल दर्पण में होता है। वास्तविक और छोटा भी अवतल दर्पण में, ठीक है। जब अनंत पे होगा तब यहाँ पर छोटा बनेगा, और F पर होगा अवतल दर्पण में तो अनंत पर बनता है। तीसरा आभासी और छोटा, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। जो
गाड़ी होती है, बाइक होती है, उसमें पीछे की तरफ जो बैक मिरर होता है, साइड मिरर होता है जिसमें हम पीछे की चीज़ों को देखते हैं, उसमें हमेशा हमें छोटी प्रतिबिंब दिखाई देती है, वस्तु की छोटी प्रतिबिंब दिखाई देती है और वो आभासी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है, उसमें संवेग कितना होगा? संवेग होता है P बराबर एम वी। एम हमें दिया गया 80 किलोग्राम, वी हमें दिया गया 60। जब 80 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4800 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी -1। तो पहला सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं करिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।